पार्ट 2 यानी कि इकोनॉमिक्स के दूसरे पार्ट का फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले और भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ पार्ट है ये और अर्थव्यवस्था की पूरी जानकारी इसमें मिलने वाली है आपको और देखा जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था आजादी से पहले की कंडीशन में कैसी थी और आजादी के दौरान भारतीय परिस्थितियां कैसी थी उसके बारे में विशेष जानकारी देने वाला पार्ट जो है आज अपना वो इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है जिसका अपन चैप्टर नंबर 1 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। यानी बात करेंगे उस दिन से जब भारत स्वतंत्र हुआ था और स्वतंत्र हुआ था उस दिन से लेकर के उससे पहले वाली की कंडीशन यानी कि जब अपन आजाद हुए थे 1947 से पहले भारतीय इकोनॉमी की कंडीशंस कैसी थी और उसके बाद जब आजाद हुए अपन तो उस समय परिस्थितियां कैसी थी इस तरह की आर्थिक व्यवस्था को जानने के लिए विशेष सेकंड पार्ट अपना जो जुड़ा हुआ है इकोनॉमिक्स से वो है अपना भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ है ये अपन आज जानने जा रहे हैं इस चैप्टर के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से, आज की वीडियो के माध्यम से। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास अपन देखिए सबसे पहले बात करें स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की और स्वतंत्रता की समय भारतीय अर्थव्यवस्था से पहले भी बात करें तो अपन बात करते हैं औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास के बारे में। क्योंकि जैसे भारत स्वतंत्र हुआ था आपको पता है स्वतंत्र कब हुआ था 1947 में भारत क्या हो गया था स्वतंत्र हो गया था। कहाँ हो गया था स्वतंत्र हो गया था, एक तरह से आजाद हो गया था भारत और आजादी से पहले भारत को आप जानते हो कितना स्ट्रगल करना पड़ा है, संघर्ष करना पड़ता है, भारतीय लोगों को जो है विशेष परिस्थितियों से लड़ना पड़ा है, जूझना पड़ा है, गरीबी बेरोजगारी जैसी दरिद्रता वाली स्थितियों से आपको सामना करना पड़ता था भारतीय जनता को। तो स्वतंत्र जैसे हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 में स्वतंत्रता मिली उससे पहले यहाँ पे भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन था किसका अंग्रेजों का। किसका शासन था अंग्रेजों का शासन था और उसी अंग्रेजों के शासन की व्यवस्था को कहा गया भारत में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था। क्या कहा गया औपनिवेशिक शासन व्यवस्था यानी कि दूसरे देश के नागरिकों द्वारा या फिर आर्थिक सहायकों द्वारा किसी अन्य क्षेत्र विशेष में शोषण करना, शासन स्थापित करना तो वो कहलाता है औपनिवेशिक शासन। तो भारत में लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा था। 1947 से पहले भी जो है अंग्रेजों ने यहाँ पे शोषण किया है, एक तरह से शासन स्थापित किया है, औपनिवेशिक शासन स्थापित किया है। और बात करें अपनी पहले भारत की स्थिति कैसी थी, ठीक है, आजादी से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे देखो सरकार की आय का मुख्य स्रोत, सरकार की आय का जो मुख्य स्रोत था, मेन ऑक्यूपेशन था वो था कृषि। क्या था भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार की आय का प्रमुख स्रोत जो था वो कृषि को माना जाता था, एग्रीकल्चर को माना जाता था। यानी कि आधी से ज्यादा जनसंख्या, आधी से अधिक जनसंख्या किस पर निर्भर थी कृषि पर निर्भर थी और कृषि कार्य करती थी और ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या थी तो मेन व्यवसाय भी जो था मेन व्यवसाय जो था लोगों का वो भी क्या था कृषि कार्य। तो आधी से ज्यादा जनसंख्या भारत की आजादी से पहले किस पे डिपेंड थी एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी और मेन जो सरकार की आय का स्रोत था वो भी किससे जुड़ा हुआ था कृषि से ही जुड़ा हुआ माना जाता है। इसके अलावा देखो भारत की बात करें आजादी से पहले भारत जो है विभिन्न प्रकार के सूती व रेशमी वस्त्रों, मणि, रत्न, ठीक है, बहुमूल्य रत्न कह दो, मणि रत्न कह दो या फिर और भी काफी सारे क्षेत्रों में बात करें धातु के आधार पे, धातु आधारित क्षेत्रों में धातु आधारित क्षेत्रों में भारत जो था वो विश्व में विख्यात था, यानी फेमस था एक तरह से भारत अपना इंडिया में जो है प्राकृतिक रूप से देखिए धातुओं के भंडार है, ठीक है, मिनरल्स के काफी सारे रिसोर्सेज है,
आधार पे, सूती रेशमी वस्त्रों के आधार पे, मणि रत्न के आधार पे और धातु जैसी वस्तुओं के आधार पे भारत जो है विश्व विख्यात था, विश्व में प्रसिद्ध था और पूरी तरह जाना जाता था भारत सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया के नाम से। किस नाम से? सोने की चिड़िया के नाम से भारत जाना जाता था कि ये जो देश है भारत वो सोने की चिड़िया है, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत इतने जबरदस्त तरीके से भरे हुए हैं, इतने सारे स्रोत हैं कि खजाना बहुत ज्यादा है। तो वहाँ पे आभूषण की बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, खनिज संसाधनों की बात करें, सूती उद्योगों के क्षेत्र में काफी विकास किया भारत में। देखो सूती रेशमी वस्त्रों का उत्पादन करने लग गया था भारत, निर्यात कर रहा था आजादी से पहले भी, यानी कि विदेशी व्यापार से भी जुड़ा हुआ था। तो आप देख सकते हो आजादी से पहले भारत जब स्वतंत्र था, ठीक है, जब गुलाम नहीं था, उस समय जो है भारतीय अर्थव्यवस्था काफी अच्छी थी, संपन्न थी, एक तरह से परिपूर्ण थी अपने आप में। और कृषि जो मेन कार्य था वहां से भी जो है क्या सोना उगला जाता था, यानी कि भारतीय कृषि भी क्या उगलती थी? सोना उगलती थी। उस समय खेतों से सोना निकलता था फसल के रूप में, इतना जबरदस्त उत्पादन होता था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को संपन्नता की ओर ले गया, ठीक है। इसके बाद अपन देखें परिस्थितियां काफी चीजों में रची, ये कंडीशन थी भारत की पहले। उसके बाद यहाँ पे औपनिवेशिक शासन आया, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था लागू हुई, यानी अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन किया। तो उन्होंने क्या किया? यहाँ पे आर्थिक शोषण किया। क्या किया? आर्थिक शोषण किया, यानी उनको लालच आ गया, यार इतना संपन्न देश है, अगर अपन यहाँ पे व्यापार करें, यहाँ के लोगों की संसाधनों का उपयोग करें तो अपना इंग्लैंड जो है और अच्छा विकसित हो सकता है। तो वहाँ के लोगों ने, इंग्लैंड के लोगों ने क्या किया? यहाँ पे धरना दिया, जबरदस्ती का सिर पड़ गया इंडिया वाले, इंडिया के। तो वहाँ पे औपनिवेशिक शासन स्थापित हो गया और इसका मुख्य उद्देश्य जो था, ध्येय क्या था? वो था आर्थिक शोषण करना। औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक शोषण करना, भारत का आर्थिक शोषण करना। यहाँ पे जो इतने सारे रिसोर्सेज है, संसाधन है, मिनरल्स है, इनको मणि रत्न सोने चांदी, इनको आभूषणों को एक तरह से लूटना, ये नीति थी किसकी? औपनिवेशिक शासन की। कहाँ पे? भारत में, जिसके उन्होंने क्या किया? यहाँ पे शासन किया और जो भी उद्देश्य था उनका, ये उद्देश्य था कि अपने देश का विकास करना है, अपने इंग्लैंड का, अपने जो ब्रिटिश शासन है या ब्रिटिश क्षेत्र है उसका विकास करना है। तो यहाँ से साधन उठाने और वहाँ पे शिफ्ट करने, ठीक है, यहाँ से संसाधनों को लेना है सस्ते मूल्य पर, कच्चे माल वगैरह जो भी मिल जाए उठा के अपने जो इंडस्ट्रियाँ हैं इंग्लैंड में लगी हुई है वहाँ शिफ्ट करो, वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा, वहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, तो वहाँ का विकास तेजी से होगा। ये उद्देश्य इनका था, दोहरा उद्देश्य था एक तरह से, कच्चा माल यहाँ से सस्ते माल में ले जाना, सस्ते मूल्य पे ले जाना और महंगा प्रोडक्ट भारत वालों को ही बेच देना, डबल उल्लू बना रखा था, है ना। तो ऐसी कंडीशन में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या हुआ? दोहरा शोषण हुआ। क्या हुआ? दोहरा शोषण हुआ ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, ये आपको ध्यान रखना है विशेष। इसके बाद भी काफी परिस्थितियां ऐसी हुई, जो भी उद्देश्य था औपनिवेशिक शासन का, वो आर्थिक विकास करना नहीं था, भारतीय लोगों के लिए नहीं था, केवल यहाँ का शोषण करना ही था, आर्थिक शोषण करना। इसके बाद बात करें तो कभी भी देश की राष्ट्रीय आय का आकलन नहीं किया, राष्ट्रीय आय या फिर प्रति व्यक्ति आय, कभी भी कोशिश नहीं करी उन्होंने कि पूरे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की, यानी पूरे देश की इनकम का पता करने का प्रयास कभी भी उन्होंने नहीं किया और ना ही पता किया कि प्रति व्यक्ति आय कितनी, कोशिश ही नहीं की। तो वहां पे भी जो है आर्थिक एनालिसिस नहीं हो पाए, आर्थिक आंकड़े एक्चुअल में पता नहीं हो पाए भारतीय परिस्थितियों में कि क्या बच रहा है, क्या कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं अपन, कितना अपन कमा रहे हैं, वो सारी परिस्थितियां पता ही लग पाते थे, आंकड़े नहीं आ पाते थे। ऐसी नीति चला रही थी औपनिवेशिक शासन प्रणाली में, पब्लिक के सामने कुछ जानकारी नहीं देते थे, इस तरह की शोषणकारी नीतियां चल रही थी। यहाँ पे भी आकलन किया व्यक्तियों ने, निजी स्तर पे किया, निजी स्तर पे आकलन किया था अपनी आय का कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, अपना रोजगार कितना है और उससे अपन को कितनी आय प्राप्त हो रही है। गवर्नमेंट के स्तर पे कोई प्रयास नहीं किया राष्ट्रीय आय को आकलन करने का या फिर प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने का। तो यहाँ पे काफी विसंगतियां देखी गई है, मतभेद देखे गए हैं, आपसी मतभेद। आकलन करता हुए बात करें तो देखिए सबसे
सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आय गणना की थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय को आकलित किया था, कैलकुलेट किया था। और राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया है सबसे पहले किसने किया है? दादा भाई नौरोजी ने किया है। कब किया है? 1868 में। कब किया था? 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया है। इनके अलावा भी जो है आर्थिक विश्लेषण देने वाले विलियम डिग्बी है, इन्होंने भी आर्थिक विश्लेषण दिए अपने एम.एन. रॉय, फिंडले शिराज, ये वो व्यक्तित्व है जिन्होंने अपना योगदान दिया है एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में। कुछ आर्थिक विश्लेषण किया है, एनालिसिस किया है, बेरोजगारी का पता लगाया है, ठीक है। इस तरह के आंकड़े इन्होंने जुटाए थे भारतीय अर्थव्यवस्था में। और आर.सी. देसाई ये प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिनके योगदान से जो है आर्थिक विश्लेषण हो पाए देश में, अर्थव्यवस्था की कुछ जानकारियां मिल पाई। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान जो था दादा भाई नौरोजी द्वारा 1868 में लगाए गए। और एम.एन. रॉय के जो अनुमान है वो भी अच्छे माने गए राष्ट्रीय आय को लेकर के, आकलन को लेकर के, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको। 20वीं शताब्दी की बात करें, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि, समृद्धि दर 2% थी। कितनी थी? 2% से कम रही है, 2% से भी कम, 2% से कम रही है। यानी कि जो बात करें राष्ट्रीय समृद्धि की, राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे ग्रोथ की बात करें तो राष्ट्रीय समृद्धि जो रही है भारत की 20वीं शताब्दी में, वो 20वीं शताब्दी में भारत की समृद्धि दर जो है 2% से भी कम रही है, यानी कि बिलो 2%, ठीक है, बिलो 2% नेशनल ग्रोथ, इकोनॉमिक जो ग्रोथ रही है लेस देन 2% रही है, यानी 2% से भी कम लगभग आर्थिक विकास हुआ है। अब 2%, अब मान लो कितना सा होता है 2%, यानी कुछ करा ही नहीं एक तरह से, है ना। तो यहाँ पे जो भी किया है भारतीय लोगों ने किया था प्रयास, छोटा मोटा जो भी बनाने का प्रयास किया है, राष्ट्रीय आय के अनुमान आकलित किए, इसके अकॉर्डिंग जो है औपनिवेश शासन ने यहाँ पे क्या किया, पूरी तरह से शोषण किया है, शोषणकारी नीति को अपनाया है, कोई आर्थिक विकास करने का प्रयास ही नहीं किया, जिसके कारण भारतीय आर्थिक विकास की वृद्धि जो है वो सही तरह आकलित नहीं हो पाई। प्रति व्यक्ति आय की बात करें, प्रति व्यक्ति उत्पादन वृद्धि, प्रति व्यक्ति उत्पादन वृद्धि की बात करें, तो मात्र 0.5%, कितनी रही है? मात्र 0.5%, यानी 1.5% जो है प्रति व्यक्ति उत्पादन की वृद्धि रही है। यानी पर कैपिटा प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन स्तर में वृद्धि की बात करें, केवल 0.5% ही उत्पादन स्तर बढ़ा है एक व्यक्ति के योगदान के रूप में, बाकी और क्षेत्रों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। काफी स्तर में देखा जाता है काफी पीछे रह गया भारत इस स्थिति में। और कृषि क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे कृषि क्षेत्र, यानी कृषि क्षेत्र की ओर बात करें अपन, तो कृषि क्षेत्र में आपको पता होगा
किस पर निर्भर थी? कृषि पर निर्भर थी। किस पे निर्भर थी? कृषि पर निर्भर थी, जो गांवों में निवास करती थी। कहां पे निवास करती थी? गांवों में निवास करती थी। 85 प्लस पॉपुलेशन भारत की आजादी से पहले, ठीक है। इसके बाद बात करें जो प्रत्यक्ष रूप से निर्भर थी किस पे? कृषि पे प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। मेन जो व्यवसाय था वो एग्रीकल्चर ही था, खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग थे, ज्यादातर जमीनें थी लोगों के पास। तो वहां पे देखिए अपन जनसंख्या काफी क्षेत्रों में बढ़ी हुई थी। कृषि क्षेत्र का विकास धीमा था। कृषि क्षेत्र का विकास भी कैसा था? धीमा था, यानी कि जो गति थी वो तेज नहीं थी। कृषि क्षेत्र में विकास की गति भी धीमी थी एक तरह से, जिसके कारण कृषि क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन लागू हुआ। इसकी गतिहीनता का मुख्य कारण जो माना जाता है औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की भूव्यवस्था प्रणाली। भूव्यवस्था गतिहीनता का मुख्य कारण माना जाता है भूव्यवस्था प्रणाली को। यानी यहाँ पे किसानों पर क्या कर दिया इन्होंने? जमींदारी प्रथा लागू कर दी। जमींदारी, जागीरदारी, ठीक है, महंत, जागीरदारी, जमींदारी प्रथा लागू कर दी। तो वहां पे जो भी किसान अनाज उत्पादित करता था उसका अनाज का कुछ भाग जमींदारों के पास जाता था और कुछ भाग ही कृषक के पास बचता था। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कर वगैरह भी देने पड़ते थे। जो भी फसल वगैरह उत्पादित होती थी उस पे अलग से कर वगैरह किसानों को और देना पड़ता था। इस तरह की भूव्यवस्था प्रणाली जो थी भारत में वो चलाई थी औपनिवेशिक शासन ने, अंग्रेजों ने, जिससे जो है काफी शोषण हुआ था। किसका? किसानों का काफी शोषण हुआ यहाँ पे। उनसे जो है लगान वगैरह वसूल किए गए, ज्यादा शुल्क लिया गया और जमीन का जो उत्पादन था, जो भी अनाज वगैरह उत्पादित होता उसमें से भी भाग ले लिया जाता था। तो काफी आर्थिक स्थिति कमजोर कर दी किसानों की यहाँ पे औपनिवेशिक शासन के दौरान। यानी जमींदारों ने क्या किया? पूरी तरह से किसानों का क्या किया? यहाँ पे आर्थिक शोषण किया है। पूरी तरह से आर्थिक शोषण किया। किसके रूप में? लगान के रूप में। यानी कि किसानों से ज्यादा कर वसूला जाता था, ज्यादा लगान वसूला जाता था, जिसके कारण किसानों का आर्थिक शोषण होने लग गया और उनको जो है उनके व्यवसाय पर, उनकी कृषि की जो फसल है उसका जो है मुआवजा भी कम मिल जाता था, कम मिलता था। एक तरह से राशि कम दी जाती थी। एक तरह से किसानों का दोहरा शोषण होने लगा। किस व्यवस्था के अंतर्गत? कृषि क्षेत्र की व्यवस्था के अंतर्गत। शासन था किसका? अंग्रेजों का। औपनिवेशिक शासन था उस दौरान, ठीक है। काश्तकारी व्यवस्था थी, काश्तकारी। तो वहां पे काश्तकार यानी कि जमीन का जो मालिक था वो ही क्या होता है? काश्तकार होता था एक तरह से। और काश्तकार के नाम पे जो है वहां पे उसको कम आमदनी होती थी। ज्यादातर मुनाफा जो जाता था किसके पास जाता था? जमींदारों के पास चला जाता था। भूमि व्यवस्था इस तरह बनाई थी अंग्रेजों ने यहाँ पे कि भाई नाम आपका चलेगा, नाम आपका चलेगा, पैसा हम कमाएंगे। नाम आपका चलाएंगे, जमीन आपकी है, लेकिन जो जमीन से पैसा आएगा, इनकम होगी, प्रोडक्शन होगा, उसमें हमारा हिस्सा है। काय का हिस्सा तुम्हारा? लेकिन ऐसा था इन्होंने, अंग्रेजों ने व्यवस्था ही ऐसी बनाई थी कि जमीन नाम आपके चल रही है डॉक्यूमेंटली, लेकिन जो भी इनकम हो रही है उस पे अंग्रेजों का पूरा पार्ट, पूरा हिस्सा है। तो इस तरह शोषणकारी नीतियों से चल रहा था भारत आजादी से पहले। जब अंग्रेजों का शासन था, पूरी शोषणकारी नीतियां
माल को इंग्लैंड में निर्यातक के रूप में पहुंचाए, यानी निर्यातक की भूमिका निभाए अपने इंग्लैंड के विकसित हो रहे डेवलपमेंट हो रही इंडस्ट्रियों के लिए, यानी कच्चा माल भारत से मिल जाए, कच्चा माल यहाँ से उठाए इंग्लैंड भिजवा दे, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा, प्रोडक्ट बनेगा। और दूसरा उद्देश्य क्या होगा कि कच्चे निर्मित माल का बाजार बनाना, निर्मित माल या वस्तुओं का आयातक बनाना, यानी कि एक तरह से बाजार भी किसको बनाना, बाजार भी भारत को ही बनाना, मार्केट भी किसको, इंडिया को ही बनाना। इंडिया अपन बनाएंगे इंग्लैंड में, कच्चा माल यहाँ से उठाएंगे इंडिया से, और कच्चे माल को वहां से यहाँ से उठा करके इंग्लैंड में अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे और महंगे दामों पर अधिक मूल्य पर अपन बेचेंगे। कहाँ पे, इंडिया में, यानी कि भारत में। अधिक दामों पे अपन भारत में वो माल बेचेंगे तो डबल मुनाफा मिलेगा, कच्चा माल भी मिल गया सस्ते दामों पे, अच्छी क्वालिटी वाला, और प्रोडक्ट को अपन ने ज्यादा मूल्य पर भी बेच दिया इंडिया वालों को। तो क्या हो गया, एक तरह से दोहरा उद्देश्य पूरा हो रहा है, यानी कि दोहरा शोषण हो रहा है, दोहरा शोषण किया जा रहा है किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। कहाँ पे, भारत में, किसके अंतर्गत, औद्योगिकरण की नीति के अंतर्गत, औद्योगिकरण की नीति के अंतर। इस तरह जो है भारत में भी औद्योगिकरण की नीति के अंतर्गत ब्रिटिश शासकों ने, औपनिवेश शासकों ने क्या किया, दोहरा शोषण किया है। तो ये स्थिति थी भारत में औद्योगिक क्षेत्र में औपनिवेशिक शासकों की। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे शिल्प कलाओं को नष्ट किया गया, शिल्प कलाओं का जो आर्थिक परिदृश्य था उसको फेल कर दिया गया, शिल्प कलाओं को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। और यहाँ भारत में क्या फैल गई, बेरोजगारी फैल गई। तो ये बेरोजगारी कंडीशन और बढ़ने लगी भारत में, इसके कारण, अंग्रेजों के शोषण के कारण। और इंग्लैंड से सस्ते निर्मित मालों को लाभपूर्ण आयात किया जाता था, यहाँ पे बेचा जाता था, ज्यादा मुनाफा कमाया जाता था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना, आधुनिक उद्योगों की स्थापना की गई भारत में। ठीक है, कौन सी शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में आधुनिक उद्योगों की स्थापना की, जिसमें विशेष बात करें अपन तो पटसन, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, ये प्रमुख उद्योग थे जो आधुनिक समय में स्टार्ट किए गए थे। और देश के पश्चिमी क्षेत्रों, महाराष्ट्र और गुजरात में, देश के पश्चिमी क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्र जिसमें महाराष्ट्र व गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात में क्या किया गया, उद्योग स्थापित किए गए, कारखाने स्थापित किए गए। तो कारखानों की स्थापना की गई, कपड़े के उद्योग के लिए विशेष रूप से कारखाने स्थापित किए गए महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में, यानी पश्चिमी भागों में, भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में जो है। केवल बंगाल प्रांत की सीमित रहा। 20वीं शताब्दी के आरंभ में, 20वीं शताब्दी के आरंभ में, 20वीं शताब्दी के आरंभ में बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, लोहा एवं इस्पात उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग स्थापित हुआ। लोहा एवं इस्पात उद्योग स्थापित हुआ। विशेष रूप से बात करें टाटा आयरन स्टील कंपनी, टाटा आयरन स्टील कंपनी, यानी कि शॉर्ट में बोला गया इसको टिस्को, टिस्को की स्थापना की गई। टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को की स्थापना की गई और ये की गई है 1907 में। ध्यान रखना, विशेष रूप से टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की गई है 1907 में। किसके द्वारा, जमशेद जी टाटा के द्वारा, जमशेद जी टाटा के द्वारा जो है ये टिस्को कंपनी स्टार्ट की गई है, जो टाटा
दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था 1945 में, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है चीनी उद्योग, कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि की जो है स्थापना हुई है भारत में। यानी सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था उसके बाद जो है चीनी उद्योग, कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग जैसे क्षेत्रों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। ये तो भारत में भावी औद्योगिकरण प्रोत्साहित करने तो पूंजीगत उद्योगों का राय अभावी रहा है। तो भारत में पूंजीगत उद्योगों का अभाव है। भारत में पूंजीगत उद्योगों का क्या रहा है, अभाव रहा है। पूंजीगत उद्योगों का मतलब है मशीनें बनाना, एक तरह से मशीनीकरण करना। तो मशीनीकरण का अभाव रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें, उपकरण वगैरह इस तरह के भारत में बनने नहीं लगे थे, विकास नहीं हुआ था ऐसे उद्योगों का। तो अंग्रेजों ने विकास किया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कारखाने स्थापित करना ही नहीं चाहते थे, वो फैक्ट्री स्थापित नहीं करना चाह रहे थे। यहाँ पे मशीन बनने लग जाती है तो कंपनियां यही स्थापित हो जाती है, लेकिन वो चाहते नहीं थे। कौन? ब्रिटिश शासक, अंग्रेज नहीं चाहते थे। इसलिए तो इन्होंने इंग्लैंड में कारखाने स्थापित किए, कंपनियां इंग्लैंड में स्थापित किए, और वहीं पे मशीनें बन रही हैं, वहीं पे मशीनें स्थापित की जा रही है, वहीं बड़ी बड़ी कंपनियों का स्टैब्लिश किया जाता है। तो इस कारण से भारत जो है पूंजीगत उद्योगों के मामले में पीछे रहा, यानी मशीनीकरण को कम बढ़ावा दिया गया भारत में, और औद्योगिक क्षेत्र का विकास कम किया गया। इसके अलावा बात करें शिल्प कलाओं पर आधारित निर्माणों का पतन होने लग गया। शिल्प कलाओं पर आधारित जो उद्योग थे, छोटे छोटे हाथों से बनाई जाती चीजें, उनका पतन होने लग गया, धीरे धीरे वो नष्ट होने लगे, बेरोजगारी की श्रेणी में आने लगे लोग, एक तरह से बहुत ज्यादा उत्पादन स्तर गिर गया। सकल घरेलू उत्पादन में योगदान की बात करें औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर का, तो कम योगदान देखा जाता है। विभिन्न बंदरगाहों के माध्यम से जो है उत्पादन होने लग गया था, यानी व्यापार होता था, वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। विदेशी व्यापार की बात करें, विदेशी व्यापार, सारे फैक्ट है जो मेन चैप्टर में है। विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार की बात करें तो देखिए भारत का जो विदेशी व्यापार पहले भी था, आजादी से पहले भी था, औपनिवेश शासन से पहले भी और बाद में भी जुड़ा हुआ है। औपनिवेश सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधित नीतियों के कारण भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और अधिकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यानी विदेशी व्यापार की संरचना है भारत की औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान, तो इसमें जो है आयात शुल्क अधिक लगा दिए गए, आयात शुल्क अधिक लगाए गए, प्रतिबंधात्मक नीति को अपनाया गया, प्रतिबंधात्मक नीतियां अपनाई गई, ठीक है, औपनिवेश शासन के द्वारा। इसके अलावा जो है सीमा शुल्क बढ़ा दिए, सीमा शुल्क प्लस कर दिए गए, वृद्धि कर दी गई, जिसके कारण भारत का विदेशी व्यापार भी काफी प्रभावित हुआ है। इसके बाद बात करें भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, रेशम, कपास, ऊनी वस्त्रों अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का आयातक भी बन गया। ऊनी वस्त्रों आदि का आयातक, ठीक है, और इंग्लैंड में बनी वस्तुओं का आयातक भी बनकर रह गया भारत। तो भारत में ही जो है ये अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं बन गई, अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में क्या हुई है, स्वीकार की गई है, भारत में बनने लगी है। तो अंतिम रूप से भारत में ही इनका उपयोग किया जाने लगा था। कच्चे माल का भी, और कच्चे से जो निर्मित माल होगा, जो भी वस्तुएं बनेगी, वो भी भारत में ही बेची जाती थी, विदेशी स्तर पे उनको पहुंचाया नहीं जाता था। व्यावसायिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर एकाधिकार कर दिया। यानी इंग्लैंड ने क्या कर दिया, इंग्लैंड ने भारत के आयात
विदेशी शोषण भी काफी झेलना पड़ा है भारत को। भारत का आधे से अधिक व्यापार तो इंग्लैंड, आधे से अधिक व्यापार इंग्लैंड से होता था। इसके अलावा श्रीलंका, इसके अलावा भी कुछ व्यापार होता था कुछ देशों से, श्रीलंका, चीन, ईरान, इनसे भी जो है व्यापार होता था। किसके माध्यम से? स्वेज नहर के माध्यम से, स्वेज नहर के रास्तों के माध्यम से जो है व्यापार होता था, समुद्री एरिया के माध्यम से। कुछ क्षेत्रों में छोटे मोटे आयात जो निर्यात से जुड़ा हुआ था भारत, श्रीलंका से जुड़ा हुआ था, चीन से जुड़ा हुआ था और ईरान से भी आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ माना जाता है। स्वेज नहर के मार्ग से खुलने से जो है भारत में व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। स्वेज नहर का जो मार्ग था, मार्ग खुलने से विदेशी व्यापार पर अंग्रेजों का नियंत्रण अधिक हो गया। यानी अंग्रेजों ने क्या किया? विदेशी व्यापार का जो मार्ग था स्वेज नहर के माध्यम से, उस पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। वहां पर भी अंग्रेजों का प्रभाव अधिक हो गया। ये देखा गया अपना विदेशी व्यापार का दारू। इसके अलावा बात करें तो देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी का तेल जैसे अनेक आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी। यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष का देश में सोने और चांदी के प्रभाव पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेजों के भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई नीति व्यवस्था पर देखा गया और अंग्रेज सरकार के युद्धों पर व्यय तथा अदृश्य मदों के आयात पर व्यय के द्वारा भारत की संपदा का दोहन हुआ गया। यानी कि इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड का किसी भी क्षेत्र से युद्ध होता था, किसी भी देश से, तो वो क्या करता था? भारत का यूज करता था, भारत से संसाधन जुटाता था। संसाधन यानी कि जनता भी काफी सारी है, सेना के रूप में सामग्री वगैरह, भोजन व्यवस्था, अस्त्र शस्त्र, ये सारे भारत से ही प्राप्त करता था। यानी कि जो भी युद्ध करता था इंग्लैंड अपने दम पे नहीं करता था, इंग्लैंड जो है भारत के दम पे युद्ध लड़ता था। तो भारत से ही क्या करता था? युद्ध के संसाधन जुटा करके तब जाके वो क्या करता था? विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साधनों का यूज करता था। इस तरह भारत के संसाधनों का विदोहन हुआ, संसाधनों का क्या हुआ है? विदोहन किया है इधर से इंग्लैंड सरकार ने। तो ये स्थिति आती है भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र की। विशेष रूप से अपन ने पार्ट लिया है औद्योगिक क्षेत्र, और औद्योगिक क्षेत्र में अपन ने डिस्कस किया है किस तरह अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान, औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में विकास हुआ, औद्योगिक नीतियां बनाई गई और विशेष नीतियों के अंतर्गत किस तरह के उद्देश्य अपना करके ब्रिटिश शासकों ने यहाँ भारत में जो है आर्थिक शोषण को बल दिया। तो दोहरा उद्देश्य था विऔद्योगिकरण नीति थी। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना विऔद्योगिकरण की नीति क्या है। तो विऔद्योगिकरण की नीति का मतलब क्या है? पहला तो भारत को ही इंग्लैंड के कच्चे माल का निर्यातक बनाना, दूसरा भारत को निर्मित माल का बाजार बनाना। एक तरह से मार्केट, कच्चा माल भी यहाँ से मिल जाए और इंग्लैंड में अपन बनाते प्रोडक्ट और बेच भी कहीं थे डबल मूल्य पर, ज्यादा मूल्य पर। तो इस तरह से दोहरा उद्देश्य लेके चल रही थी इंग्लैंड की सरकार। विऔद्योगिकरण नीति को अपनाया था दोहरे उद्देश्य के रूप में, जो इंग्लैंड का एक शोषणकारी तरीका माना जाता है। विशेष टॉपिक होने वाला है वो अपना होने वाला है जननांगीय परिस्थितियां, यानी कि जनसंख्या की स्थिति कैसी थी, राइट। और अपन विशेष रूप से बात कर रहे हैं आजादी से पूर्व की, और आजादी से पूर्व की बात करें तो उस समय जन्म दर, मृत्यु दर का क्या प्रभाव था, वो आज अपन इस टॉपिक में देखने वाले। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जननांगीय परिस्थिति आज का टॉपिक अपना, और जननांगीय परिस्थिति की बात करें, जनसंख्या की बात करें, जनगणना की बात करें, तो आपको ध्यान रहना चाहिए पहली जनगणना जो भारत में हुई है वो ब्रिटिश शासकों के समय में हुई है, ब्रिटिश शासन काल के दौरान हुई है। तो वो कही जाती है ब्रिटिश भारत में प्रथम जनगणना
था किसका? ब्रिटिश सरकार का। तो ऐसी कंडीशन में ब्रिटिश सरकार के समय पहली भारत की जनगणना मानी जाती है 1881 में, राइट। उसके बाद सेकंड बात करें तो आजादी के पश्चात की जब भी पूछी जाती है बात कि आजादी के पश्चात पहली जनगणना भारत की कब हुई थी, तो उसमें वर्ष का नाम लिया जाता है 1951, यानी इसको कहा जाता है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। कब मानी जाती है? 1951 में मानी जाती है। भारत जैसे स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले स्वतंत्र भारत की जो जनगणना हुई थी, पॉपुलेशन काउंट की गई थी, वो 1951 में काउंट की गई थी। तो अपन ने यहाँ पे देखा था कि प्रति 10 वर्ष पश्चात भारत की क्या की जाती है? जनगणना की जाती है, यानी जनसंख्या का अनुमान लगाया जाता है। कितने वर्ष में? प्रति 10 वर्ष बाद। जैसे अपन देख रहे हैं ये 1981 के बाद जो प्रयास किया गया था, 1951 में जनगणना हुई थी, 1951 के बाद 10 वर्ष बाद कब हुई थी? 1961 में हुई थी, उसके बाद 1971 में, उसके बाद 1981 में, उसके बाद 1991 में, इस तरह 2001 में, फिर 2011 में लास्ट जो जनगणना हुई है वर्ष 2011 में हुई है। तो इस तरह प्रति 10 वर्ष बाद जो है भारत में क्या की जाती है? जनगणना का कार्य किया जाता है। इसके बाद बात करें 1921 से पूर्व का समय, 1921 से पूर्व का भारत जननांकिके के प्रथम सोपान में था, यानी कि जननांकिके के प्रथम सोपान यानी पहली परिस्थितियों में था। किस समय? 1921 से पूर्व के समय, ठीक है। तो 1921 से पूर्व के भारत की बात करें तो जननांकिके के प्रथम सोपान में भारत की स्थिति मानी जाती है। इससे पूर्व भारत ने जनगणना की है वो 1881 में की है, और प्रत्येक 10 वर्ष बाद की जनगणना जो है प्रभावी मानी जाती है। 1921 की बात करें तो यहाँ पे 1921 में जो है जनसंख्या संक्रमण देखा गया, और विशेष रूप से जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो कम थी। कब? 1921 में, क्योंकि ये प्रथम सोपान था उस समय का जननांकिकीय परिस्थितियों का, तो काफी परिवर्तन आया। उसके बाद बात करें तो 1921 के पश्चात का जो समय था वो द्वितीय सोपान में काउंट किया जाता है, सेकंड सोपान में काउंट किया जाता है। द्वितीय सोपान में कदम रख दिया था 1921 के पश्चात। इसके बाद बात करें तो साक्षरता दर की बात करें तो उस समय जो साक्षरता दर थी वो 16% से भी कम देखी गई। तो साक्षरता का स्तर भी काफी कमजोर था जननांकिकीय परिस्थितियों के साथ साथ। इसके बाद अपन ने देखा यहाँ पे सकल मृत्यु दर, ग्रॉस डेथ रेट जो थी वो अधिक थी, जिसमें क्या था? शिशु मृत्यु दर भी अधिक देखी गई। विशेष रूप से यहाँ पे उपचार की व्यवस्था कम थी, स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाएं कम थी, जिसके कारण नॉर्मल सामान्य बीमारियों से भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। तो डेथ रेट जो है यहाँ पे विशेष रूप से देखी जाती है, ग्रॉस डेथ रेट जो होती है वो अधिक देखी गई, जिसमें शिशु मृत्यु दर भी अधिक पाई जाती थी उस समय के दौरान। और बात करें देश में शिशु मृत्यु दर की तो 63 प्रति हजार, यानी कि 63 प्रति हजार जो है शिशु मृत्यु दर का इस तरह आंकड़ा दिया गया था। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो जीवन प्रत्याशा भी कम देखी जाती थी, 63 वर्ष से घटकर के कितनी हो गई? 32 वर्ष, यानी कि जीवन प्रत्याशा की दर जो थी वो समय जो था वर्ष का वो भी घट करके क्या हो गया? कम हो गया। तो विशेष परिस्थितियां जो जननांकिकीय क्षेत्र में देखी गई भारत की वो विषम परिस्थितियां थी, काफी पिछड़ी परिस्थितियां थी, जिसका सामना भारतीय अर्थव्यवस्था को पहले करना पड़ा है। तो उसके बाद अपन ने देखा आजादी के पश्चात प्रथम जनगणना मानी जाती है 1951 की। तो 51 में जनगणना हुई, वहां पे फिर सुधार कार्य भी देखे गए। उसके बाद 51 के पश्चात क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या अपनाया? पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया। तो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी देश में, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना, उसमें सकारात्मक कदम उठाए गवर्नमेंट के द्वारा। विशेष रूप से जो है कृषि के क्षेत्र में वहां पे उत्पादन स्तर को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रकार के HYV पॉजिटिव जो थे यहाँ पे इस तरह के संक्रमित जो थे खाद बीजों का प्रयोग किया गया। तो विशेष उत्पादन क्या हो गया? यहाँ पे बढ़ गया। किसके क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। तो उसका प्रभाव देखा गया किस पे? रोजगार पे, और रोजगार के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी क्या किया गया? बढ़ावा दिया गया। किसके माध्यम से? पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। तो इसके पश्चात अपन ने देखा सेकंड नंबर की जो योजना चली थी 1956 में,
सेकंड नंबर कौन सी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई थी? 1956 में। उसमें भी विशेष रूप से कौन से क्षेत्र में? आर्थिक क्षेत्र में कदम उठाई गई। आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया था, विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया था, जिससे देश में रोजगार, उत्पादन, आय प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। कई प्रकार के उद्योगों की स्थापना हुई, बड़े कारखाने खोले गए 1956 की पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ये विशेष फैक्ट है अपने जनसांख्यिकीय परिस्थितियों से जुड़े हुए, जो मैंने आपके सामने रखे हैं। और आज़ादी के पश्चात जो व्यावसायिक संरचना में देखा गया परिवर्तन, वो काफ़ी पॉजिटिव था। व्यवसायिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में लगे कार्यशील श्रमिकों का जो अनुपात था, वो अनुपात विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी विशेष रूप से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अनुपात वही रहा पहले जितना ही। जितने श्रमिक कार्यशील थे एग्रीकल्चर में, वही विभाजन जो है परिवर्तनशील रूप में देखा गया व्यवसाय क्षेत्र में, और ज़्यादा विकास जो देखा गया 1956 की नीति के अंतर्गत देखा गया। सबसे बड़ा जो व्यवसाय था लोगों का, वो एग्रीकल्चर था, यानी कृषि कार्य था। वो पूरा जो पॉपुलेशन लेवल था 70+, यानी कि 70 से 75+ पॉपुलेशन का लेवल जो डिपेंड था पूरी तरह से किस पे? एग्रीकल्चर पे। तो वहाँ पे जनसंख्या का मुख्य जो आधार था, व्यवसाय था, आय का स्रोत था, वो कृषि कार्य माना जाता था। 1966-67 की बात करें तो 1966-67 में क्रांति चलाई गई थी, विशेष रूप से उसको कहा गया था हरित क्रांति, और कृषि क्षेत्र में चलाई गई थी। इससे उत्पादन में क्या हुई है? वृद्धि हुई है, काफी स्तर पे उत्पादन बढ़ चुका है। और खासतौर पे अपन बात करें गेहूं के उत्पादन की, तो वहां पे गेहूं का उत्पादन पहले से क्या हो गया? ज्यादा हो गया, बढ़ गया। उसका प्रयोग जो है ज्यादातर खाद बीजों का प्रयोग किया गया। रासायनिक खाद बीज मंगाए गए थे। कहाँ से मंगाए थे सर? वो मंगाए थे मैक्सिको से। कहाँ से मंगवाए थे? मैक्सिको से मंगवाए थे। HYV हाई यार्ड वेरिएंस, यानी उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज मंगाए थे। कौन से देश से? मैक्सिको से मंगवाए गए थे खासतौर पे, और उसका प्रयोग किया गया था गेहूं के उत्पादन पर। और गेहूं का उत्पादन अपेक्षाकृत पहले से क्या हो गया? बहुत ज्यादा अधिक बढ़ गया, यानी उत्पादन अधिक हुआ, जिसके कारण देश में जो है हरित क्रांति सफल हुई, और खाद्यान्न के क्षेत्र में जो है भारत जो है आत्मनिर्भर होने की स्थिति में आ गया है। किसके कारण? हरित क्रांति के कारण। उसके अलावा भी अपन ने देखा यहाँ पे हरित क्रांति के जनक की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। किसको माना जाता है? MS स्वामीनाथन को जो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जिन्होंने जो भारत में HYV बीजों के प्रयोग पर बल दिया, एक तरह से शोध किया, और यहाँ पे भारत में उनको अपनाने पर बल दिया। तो MS स्वामीनाथन, ध्यान रखना है आपको, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व में माने जाते हैं। नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको के हैं, जिन्होंने HYV जो बीज हैं, हाई यार्ड वेरिएंस वाले उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज, इनका प्रयोग किया था सबसे पहले नॉर्मन बोरलॉग ने, और भारत में अपनाने पर बल दिया था MS स्वामीनाथन ने। ये आपको ध्यान रखना है, विशेष फैक्ट है आपके जो जुड़े हुए हैं व्यावसायिक संरचना से भी। और इसके बाद बात करें रोजगार का स्तर, तो यहाँ पे रोजगार का स्तर भी व्यवसायिक क्षेत्र में वृद्धि से हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर से ही जो है इंडस्ट्रियाँ डेवलप हो पाई, जिससे उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई। एग्रीकल्चर की जो फसलें थी विशेष रूप से, उनसे ही जो है कई उद्योग धंधे स्थापित हो पाए, चल पाए एक तरह से, कई मिलें स्थापित हो पाई, तो उनको रॉ मटेरियल जो मिल रहा था वो एग्रीकल्चर से मिल रहा था। तो ऐसी कंडीशन में पहले बल दिया किस पे? कृषि पर। उसके बाद व्यवसायिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया। 15 से 20% जो है रोजगार का स्तर देश में क्या हो गया? बढ़ गया। कौन से क्षेत्र में? व्यवसायिक क्षेत्र में। किसके कारण? आर्थिक पर्यावरण के कारण, आर्थिक कदम उठाने के कारण। ये विशेष फैक्ट है अपने बुक के अकॉर्डिंग जो अपने बताए गए। और यहाँ पे अंग्रेजों के समय में काफी प्रयास किए गए, रेल मार्ग बिछाए गए 50 में देखे तो, ठीक है। रेल मार्ग के माध्यम से भी जो व्यवसाय जो गतिविधियां की, व्यापार की गतिविधियां थी, माल को लाना ले जाने, इस तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पे, उसमें रेल परिवहन ने भी काफी मदद की है भारत में आर्थिक वातावरण को बनाए रखने में। तो ये आपको भूलना नहीं है। विशेष रूप से अपना आधारिक संरचना में आता है, रेल वगैरह है, डाक व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं जो परिवहन के साधनों में देखी गई, संचार के साधनों में देखी गई, ये अंग्रेजों के समय भी विकसित हो चुकी थी। हालांकि उन्होंने अपने हित के लिए चलाई थी, अपने स्वार्थ के लिए वो योजनाएं चलाई थी और संचार के साधन चलाए थे, लेकिन इनडायरेक्टली उनका फायदा
रेल मार्ग, संचार सेवाएं, टेलीफोन व्यवस्थाएं, ये सुचारू होने के बाद भी जो है काफी प्रयास हुआ और बाद में जो है व्यवसायिक संरचना भी अच्छी हो पाई, उत्पादन स्तर बढ़ पाया, रोजगार की क्षेत्र में वृद्धि हुई। तो सकारात्मक पहलू भी थे। आजादी के पश्चात भी जो कदम उठाए गवर्नमेंट ने, वो भी सकारात्मक पहलू से जुड़े हुए हैं, जिसका प्रभाव जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर देखा जाता है। तो आज का ये पहला चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाता है इस टॉपिक के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए इकोनॉमिक्स की क्लासेस। ओके बच्चों, कीप वाचिंग, टिल देन बाय।